नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे और ऐसी आशा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। डेफ़िनेटली पेपर बड़ा स्तरीय पेपर था और अगर किसी बच्चे ने ढंग से सारे पोर्शन अच्छे से पढ़े थे, तो मुझे लगता है कि 40% की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे करंट अफ़ेयर्स था भी तो भी रेंज में था, 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए। पॉलिटिकल साइंस थी तो भी उसमें भी ऐसा था कि 20-22 प्रश्न 23 में से 23 टोटल क्वेश्चंस आए थे। उसमें से लगभग 17-18 प्रश्न किए जाने जैसे थे कि 15 प्रश्न कर सकते थे हम। और हर पोर्शन में कुछ ऐसी स्थिति थी कि कठिनता का और मध्यम स्तर का और सिंपल का बड़ा एक सहज यूँ कहिए कि समावेशन था। कुछ प्रश्न बेहद कठिन थे, तो कुछ प्रश्न ठीक-ठीक आसान भी थे। मध्यम स्तर के प्रश्न भी थे। कठिन थे वो ऐसे थे जो किए जाने योग्य भी नहीं थे। 1-2 प्रश्न समीक्षा में थे, 1-2 प्रश्न करंट में ऐसे थे। तो मैंने हर पोर्शन में देखा, इतिहास में भी 1-2 प्रश्न थे और हर भाग में 2-2 3-3 सवाल ऐसे थे जो किए जाने योग्य नहीं थे। तो मुझे लगता है कि 80 सवाल अटेंड करने की स्थिति में बच्चे थे। 15-18 सवाल मुझे लगता है कि अटेंड नहीं करें तो ही बेहतर है। अब 80 सवाल अटेंड करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें 20-21 गलत भी होते हैं। तो उसमें से 20-21 गलत हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 30 एक कट जाते हैं। तो 50 एक प्रश्न अगर इसमें हैं आपके, तो मुझे लगता है कि आपकी बढ़िया स्थिति है और 40 प्रश्न तो वैसे भी चाहिए आपको और 50 प्रश्न हैं तो आपकी अच्छी स्थिति मैं मानता हूँ। इससे ऊपर अगर आप हैं, तो आप और भी आउटस्टैंडिंग हैं। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना। अगर आप क्वालीफाई कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। सारी कहानी अब सेकंड पेपर पे रहेगी। फर्स्ट पेपर में मेरा सेगमेंट रखा हुआ है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई थी और आर्थिक समीक्षा के साथ-साथ में करंट अफ़ेयर पढ़ाया था। तो ये दोनों सेक्शन मेरे ज़िम्मे थे। तो इसके अंदर अगर मैंने देखा यहाँ पे तकरीबन 15 में से 10 एक प्रश्न कंटेंट में से थे। 10 क्या 11 प्रश्न 3 एक प्रश्न ऐसे थे जो कंटेंट से बिल्कुल बाहर थे और एक आध प्रश्न ऐसा था जो आधा-अधूरा मिल रहा था। ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थिति है क्योंकि 15 में से 4 सवाल तो सच में ऐसे थे जो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। अभी भी एक आधा प्रश्न की उत्तर आंसर गलत हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा था अगर ठीक से आपने क्लासेस वगैरह देखी हैं, पढ़ी है तो। मैं बात को शुरू करता हूँ, आप पूरा पेपर एन्जॉय कीजिए, अच्छे से इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये हो सकता है कि 5% सवाल ऊपर-नीचे हो सकते हैं क्योंकि कुछ प्रश्नों के आंसर सीधे तौर पे मिलते भी नहीं हैं। तो एक्यूरेसी के मामले में आप कह सकते हैं, आपका जो भी स्कोर इसकी के अनुसार होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि 95% आपका वही स्कोर आगे रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ करंट अफ़ेयर। एक प्रश्न था 14 मई का ही प्रश्न दिया इन्होंने जिसमें श्री राव दूधा जी की मूर्ति के अनावरण की बात की गई थी। मैंने करंट में पढ़ाया भी था, ये अपनी बुकलेट में भी हमने दिया था कि मेड़ता में राव दूधा की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो ये सिंपल प्रश्न कह सकते हैं, बहुत अधिक कठिन प्रश्न ये था नहीं। आंसर मेड़ता हो जाएगा। दूसरा प्रश्न काफ़ी टफ प्रश्न था जिसका आंसर न हमने कहीं पढ़ा इसको और न कहीं मेरी बुकलेट में था, न मेरी करंट अफ़ेयर्स की क्लासेस में था और मुझे लगता है कि ये प्रश्न काफ़ी जटिल प्रश्न कहा जा सकता है। मेरी परिभाषा में कहूँ तो अटेंड किए जाने योग्य नहीं है। आईआईटी जोधपुर ने एक थोरानोस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया, उसके संबंध में 3 कथन दिए, कौन-कौन से सही हैं। थेरानेटिक्स एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें काफ़ी बड़े चेंजेस के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ डायग्नोस और थेरेपी दोनों एक साथ चलेंगे। इसको डॉक्टर रविराज वंकायला ने इसको डेवलप करने का काम किया है और इसकी विशेषता फोटोथेरानोस्टिक्स है, जो प्रकाश और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायग्नोस करेगी बीमारियों को और उसका रेमेडी करेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी। तो ये कथन तीनों ही सही है और हालाँकि आप तुक्का मार के अगर कर लाते हो तो अलग बात है, तुक्के का कोई भरोसा नहीं होता, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। बट ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि किए जाने योग्य था नहीं, अभी हमने इसको गूगल में जाके देखा है। राजस्थान में डेयरी विकास बुनियादी ढांचे के संबंध में अप्रैल 2026 में कुछ आधिकारिक सूचनाएं दी थी। कौन सा ठीक है इसमें? करंट अफेयर का प्रश्न है, हमने इसको नहीं पढ़ा अप्रैल को, हालांकि हमने जनवरी की क्लास में ज़रूर पढ़ा था जिसमें 2047 के डेयरी टारगेट को लिया गया था, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन था नहीं। राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में 74 लाख लीटर की व्यवस्था की गई है और सरस स्वरोजगार
के तहत 2000 नए बूथ विकसित करने की बात चल रही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो कथन दोनों ही इसमें गलत बैठते हैं। तो इसमें कथन ए व कथन बी दोनों कथन यहाँ पे मेरे अनुसार गलत है। हाँ, ये काफ़ी सिंपल प्रश्न था, 13 मई की डेट का है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हाल ही में एमएलएसयू विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु के पद पर किसको नियुक्त किया है। तो हमने इसको पढ़ा भी था, ये हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी था कि प्रोफेसर कैलाश डागा को मोहनलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त किए गए। तो ये एक सिंपल प्रश्न कहा जा सकता है करंट अफेयर्स के अंदर। वन लाइनर प्रश्न था, ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न था कि राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी, अब रिफाइनरी नाम आते वैसे ही पता चल जाता है पचपदरा बालोतरा, फिर भी हमने इसको स्कूल व्याख्याता वाली समसामयिकी विशेषांक में भी पढ़ा था, इसको क्लास में भी पढ़ा था हमने कि कौशल विकास का हब कहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये बालोतरा में किया गया। वैसे सिंपल प्रश्न है क्योंकि रिफाइनरी राजस्थान में एक ही है, आपको पता है, तो उससे ही पता चल जाता है कि पचपदरा में रिफाइनरी है और पचपदरा अब बालोतरा में चला गया है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। ये प्रश्न जहाँ तक मुझे याद है कहीं हमने पढ़ा है, बट अभी उसके बारे में कहीं जानकारी नहीं, कहीं मिला नहीं मुझे, किस क्लास में देखा था, कहाँ देखा था। प्रश्न ये था कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने 25-26 में सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में कौन से कथन ठीक है। तो एकेडमी ने पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग की योजना के अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया। एक ये प्रश्न था इसमें। और दूसरा ऑप्शन था कि कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया और साहित्य पत्र पत्रिका सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं को सहयोग राशि स्वीकृत की गई। तो इसे मैंने ढूंढा तो मुझे 5 साहित्यकारों के बारे में मिला। तो मेरे अनुसार कथन ए सही है, कथन बी जो है वो गलत है। ये इसका थोड़ा ये कह सकते हो आप कि काफ़ी जटिल प्रश्न है। इतना छोटे मोटे आंकड़े बेसिकली याद रहते नहीं हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारी पढ़ाई हुए में से थे, बट बात आखिर में वहाँ आके ठहर जाती है कि इतना एक एक बिंदु जो होता है उसको याद करना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं होता बच्चों के लिए। फिर भी इसका आंसर हम क्या करेंगे, कथन ए सत्य है, कथन बी असत्य है। तो बी आंसर मुझे इसका ठीक लग रहा है। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित खिलाड़ियों में से कौन सी राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान के खिलाड़ियों में से मनप्रीत कौर महिला कौर में थी। ये हमने राजस्थान करंट अफेयर मार्च से जून का जो हमारा सेकंड ग्रेड का एक विशेषांक जारी किया था उसमें था, और मनप्रीत कौर इसका ऑप्शन भी है। तो ये मुझे थोड़ा सा सिंपल सा लगा क्योंकि अब आरपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है उस अनुसार ये प्रश्न इतना कठिन नहीं कहा जा सकता। तो एक सिंपल प्रश्न था जिसको किया जा सकता था। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हालांकि हमने पढ़ा है इसको, पर बात यह है कि याद करना इतना इजी काम नहीं था इसको। तो 5वीं जूनियर सीनियर वेस्ट जोन में राजस्थान ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। तो 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक, आंसर क्या जाएगा इसका, सी जाएगा। इसको पेज नंबर 46 में हमने पढ़ा भी था इसको। आगे देखते हैं राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026, ये हमने इसको पढ़ा भी था और पेज नंबर 8 की ये बात है। इसमें खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया। तो खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर किसको किया गया है, कुष्ठ रोग को बाहर किया गया है। तो कुष्ठ रोग, इसमें सीधा सीधा उत्तर बैठेगा सी। अगर इसको किताब को भी ठीक से पढ़ा है तो ये प्रश्न भी मैं एक सिंपल प्रश्न मान के चल रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, कुष्ठ रोग। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं। इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया यहाँ पे, और तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च को नहीं हुआ था, बल्कि 18 से 21 मार्च को इसका आयोजन किया गया। कथन बी बिल्कुल गलत है। और कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी, अच्छा इसमें एक स्क्रीनशॉट रह गया मेरे हिसाब से, ए कथन सही सत्य है और बी कथन इसका असत्य है।
अगला प्रश्न है, अब ये करंट के प्रश्न थे, तो अगर आप इसको देखोगे तो जैसे एक ये प्रश्न अपने कंटेंट से बिल्कुल बाहर था, एक ये भी बाहर था और एक ये थे। अब ये तीनों प्रश्न जो थे, 7 प्रश्नों को आप कर सकते थे पढ़ के। अब ये तीनों प्रश्न ऐसे जैसे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे ने इसको कर पाया होगा या एक आधा किसी ने कर लिया था, अलग इश्यू है। इसलिए कहते हैं कि 10 में से अगर करंट में 5-6 प्रश्न भी अगर किसी के सही है, तो वो एक अच्छी स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं कि 100 के 100 पर दावा करने की बजाय अगर 10 में से 6-7 प्रश्न भी आपके ठीक बैठ जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। 6 प्रश्न होना 60% है और इस समय स्थिति ये है कि 50% भी एक शानदार स्कोर माना जा सकता है। तो ये पॉइंट था। अब मैं बात करूँगा आगे। एक सेकेंड, आर्थिक समीक्षा के 5 जो प्रश्न आए थे, इसके स्क्रीनशॉट लिए नहीं मैंने। आप देखोगे तो उसमें 3 प्रश्न मुझे सीधे मिल गए थे। तो अब पहला प्रश्न है कि समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत का जो विनिर्माण एरिया है, मैन्युफैक्चर एरिया, इसमें किस राज्य ने अधिकतम योगदान दिया है? तो ये तमिलनाडु है, डी ऑप्शन इसका। उसके बाद में है वर्ष 2024 के लिए कुछ बातें की है। यदि वर्ष 2024 के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें भारत के जो इम्पोर्ट बिल हैं, जो आयात किए गए हैं, उनको क्रमवार व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक आयात तो ईंधन का होता है, तो ये सबसे आगे रहेगा। ए के बाद में दूसरा जो नंबर रहता है वो रहता है आपकी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। उससे पहले मोती, कीमती पत्थर, ये ज़्यादा रहते हैं, तो ए और सी आ जाता है। उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे, तो फिर भारत के कुल आयात में मोती, कीमती पत्थर, ये आगे आ गया। फिर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ जाते हैं। तो ए, सी, बी और डी मुझे लगता है कि ये आंसर होना चाहिए। ए, सी और बी, डी, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद में है भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सही है? तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, उसने निगमित सेवा के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया, कथन ठीक है। इस सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 रही, तो ये कथन थोड़ा गलत है। और इसका उद्देश्य एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना, तो कथन 3 ठीक है, कथन 1 ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कौन से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसायों को समर्थन 50 लाख तक के साथ आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह आंकड़ा गलत है। और इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक महिला, आंकड़ा ये भी गलत है। और सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को दिया जाएगा। मतलब कथन 1 और 2 गलत हैं। और अगर आपको उसमें सही ढूंढने हैं तो 1 और 2 गलत हो गए, तो देखो पीछे केवल 3 शेष बचता है। केवल 3 इसमें सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। मैं एक बार और उसको क्रॉस देख लेता हूँ। आगे है इसके बाद में कि विभिन्न 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसका नाम बदल के अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन आपको पता है कि ये इसी समय काफ़ी चर्चित रहा था। तो ये मेरी तरफ से कुछ प्रश्न थे, और एक हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाए, और आपको उम्मीद है मुझे आपका अच्छा स्कोर होगा और आप क्वालिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आगे की साथियों से आप सुनिए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आज 12 जुलाई को जो सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का फर्स्ट पेपर हुआ है, उसमें पॉलिटी के जो प्रश्न आए हैं उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। पेपर के पैटर्न को लेकर बात करेंगे, पेपर के लेवल को लेकर बात करेंगे। साथ में ही हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रश्न जो है वो किस टाइप के पूछे गए। फिर हम लोग बात करेंगे कि अपनी जो पुस्तक थी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए जो हमने पुस्तक निकाली थी, हालांकि सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफलाइन बैच में भी हम लोगों ने अध्ययन करवाया था, मैंने ही पढ़ाया था। तो हालांकि उस नोट्स से ही हमने अच्छी सी एक बुकलेट तैयार की थी, थोड़ा उसको अपडेट करके
तो हम लोग उसमें भी बात करेंगे कि अपनी किताब से कितने प्रश्न आए हैं, और फिर साथ में आप लोग ये भी देख लेंगे कि उसका, हालांकि हमने साथ में डाल रखा है कि कहाँ से किस प्रकार से आया, कितने क्वेश्चन कैसे आए हैं, ये सारी बात करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले तो पेपर के पहले प्रश्न को हम पॉलिटी के देखते हैं। ये आपके पेपर का सीरीज जो भी है 31 करके आरपीएससी के पेपर के अकॉर्डिंग है। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। ये हालांकि सिंपल प्रश्न था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग पढ़ते हैं पहले राज प्रमुख थे, सवाई मान सिंह बनाए गए थे। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया, बिल्कुल सही बात है। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया, ये बात गलत है। अपनी किताब के पेज नंबर 202 पे देखेंगे, हालांकि ऑफलाइन बैच में मैं नोट्स में भी सेम ही चीजें लिखवाता हूं जो अपनी किताब में है। ऑलमोस्ट 90% तो सेम कंटेंट होता ही है। कि आर्टिकल 153 जो है अनुच्छेद, वो बात करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा बदलकर राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का नियुक्त किया जा सकता है। इस अनुच्छेद की कोई बात एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगा। अब देखो, राज प्रमुख शब्द 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है, किया गया और राज्यपाल सृजित किया गया। राजस्थान का पूर्व आगामी राज प्रमुख, ये भी बात ठीक है। अब राजस्थान के हुकुम सिंह नहीं, इसमें हमने स्पष्ट यहीं पे लिखा है प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, नियुक्ति की तिथि भी इनकी लिख रखी है और पदभार ग्रहण करने का भी दे रखा है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे कि कथनों की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही का पूछा है, तो सही हो जाएगा पहला और दूसरा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। ये हुकुम सिंह नहीं है, ये गुरुमुख निहाल सिंह है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 न संबंधित है। तो हालांकि इंग्लिश में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, हम इंग्लिश में ही इसको ABCD में पढ़ते हैं, तो स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है आर्टिकल 243 टी के बारे में ये पूछ रहा है, इंग्लिश में आपको दे रखा है। और अपनी किताब के पेज नंबर 259 पे अनुच्छेद 243 टी नगर पालिकाओं में आरक्षण। हालांकि प्रश्न सामान्य सा प्रश्न था, तो ऑलमोस्ट सभी किताबों में मिल जाएगा। मैं कोई ऐसा नहीं है कि ये दावा कर रहा हूँ कि सारे प्रश्न अपनी ही किताब से आए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट ये कंटेंट प्रश्न आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न का भी लेवल ठीक था, बहुत ज़्यादा कठिन ये भी नहीं था, क्योंकि गुरुमुख निहाल सिंह का हम जानते हैं इस स्टेटमेंट को निकालना है। तो फिर आप अगला देखो, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973। हालांकि ये तारीख है, इसमें 2 तारीखें हैं जिनका उल्लेख हर जगह मिलता है, लेकिन अपनी किताब के पेज नंबर 294 पे ये वाली अपनी पुस्तक है जो मेरे पास में अभी है, जो सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम लोगों ने निकाली थी। तो आप लोग इसमें देखो कि राजस्थान में लोकायुक्त उपलोकायुक्त हेतु 1973 में अधिनियम लाया गया, जो राज्यपाल के हस्ताक्षर पश्चात 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ। ये प्रभावी शब्द पूछ रहा है और ये अपन ने भी लिखा है प्रभावी हुआ। शायद मुझे लगता है कि यहीं से उठा लिया, क्या बात है, ये सेम का सेम मतलब 3 फरवरी 1973। 1 नंबर ऑप्शन राइट है। पेज नंबर अपनी किताब का इसका आप देख सकते हैं 294 पेज पर। इसके बाद में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये आप लोग इसमें है कि आयोग की धारा 3 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिव के अलावा 4 सदस्य अन्य होते हैं। नहीं, ये सदस्य सचिव साथ में काउंट होता है। संरचना देखो इसमें अपन ने डाल रखी है, ये हालांकि एक अध्यक्ष 3 सदस्य प्लस सदस्य सचिव, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। के अलावा मतलब अध्यक्ष को इसमें कह रहे हैं कि अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के अलावा, ये दोनों निकाल के 4 नहीं होते हैं, ये 3 होते हैं इसमें। तो जहां तक ये प्रश्न जो है संरचना हमने इसमें दी है, RS अधिकारी होता है। आयोग की संरचना में अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। ये अध्यक्ष को हटाने की बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट गलत। सदस्यों में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, एक अन्य पिछड़ी जाति की और एक सामान्य श्रेणी की महिला होगी। तो सदस्यों में देखो एक SC ST और एक OBC की महिला।
सामान्य की महिला का उल्लेख इसमें है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। ये भी गलत और ये भी गलत, तो ना तो एक ना तो दो इसका उत्तर होगा। फिर आप लोग देखो कि 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित सदस्य कितने हैं। हालांकि अध्यक्ष का इसमें उल्लेख तो है नहीं। प्रश्न का देखो, प्रश्न की भाषा थोड़ी है वो ठीक नहीं लग रही है। अगर ऐसे पूछते कि अध्यक्ष सहित सदस्य सचिव सहित, अब देखो इसमें है कि राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य है, तो अब अध्यक्ष को इसमें काउंट अगर साथ में करेंगे तब तो ये संख्या 2 होगी। अब अध्यक्ष का पूछा नहीं है, केवल सदस्य का पूछा है, तो एक ही सदस्य है। हमने लिखा था आयोग में अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सदस्य सचिव एक ही है, नरेश ठकरवाल, पूर्व IAS। तो मेरे हिसाब से इसका एग्जाम उत्तर जो है वो 1 नंबर ही होगा। भाषा अस्पष्ट होने के कारण मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं कि इसका कंफर्म उत्तर, क्योंकि अध्यक्ष को साथ में करेंगे तो इसका उत्तर 2 भी RPC मान सकती है, तो ये कमीशन पर है। लेकिन सदस्य के रूप में मैं इसका उत्तर 4 नंबर बता रहा हूं कि राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सहित सचिव सहित कितने सदस्य है। अब अध्यक्ष को साथ में लेंगे तो 2, नहीं तो 1 उत्तर माना जाएगा। खैर ये RPSC ही क्लियर कर पाएगी, हम अभी इसको 1 सदस्य मान रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान के राज्य सचिवालय आयोग की स्थापना कब हुई? 1949, क्लियर है। अपनी पुस्तक में पेज नंबर 264 पे क्लियर लिखा, राजस्थान में 1949 में भगवंत दास बैरेक्स भवन में सचिवालय की स्थापना हुई। वर्तमान में जयती नगर जयपुर में है, और समिति ये क्लियर दे रखा है इसमें। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? तो ये अपनी पुस्तक में कहीं इसका जिक्र किया नहीं था। इसका राइट उत्तर जगन्नाथ पहाड़िया है, 2 नंबर ऑप्शन राइट माना जाएगा। फिर इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखो, तो फिर आप लोग ये प्रश्न देखो कि राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? प्राक्कलन क बिल्कुल है, प्राक्कलन क, प्राक्कलन ख लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम है, लोक लेखा है, सरकारी आश्वासन समिति नहीं है। ठीक अपनी पुस्तक का पेज नंबर 246 आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं ये तो लेवल फर्स्ट में भी अच्छे से सारा करवाता हूँ। राजस्थान पॉलिटी में कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड ही नहीं, राजस्थान पॉलिटी वाले प्रश्न अपने लेवल 1 में बहुत कम सीमित कंटेंट देते हैं, उसमें भी सारे क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड वाले तो विद्यार्थी खैर अच्छे से जानते ही है कि वहाँ तो थोड़ा डीप करवाते हैं। क्लियर लिखा है राजस्थान विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या 22, इसमें 4 वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियों के नाम भी लिखे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन में 2 लिखी हमने, प्राक्कलन क, प्राक्कलन ख, तो ये प्राक्कलन क एक ऑप्शन में दिया है, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो राइट उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। एग्जैक्टली पूरा दे रखा है। 246 पेज नंबर आप इस पुस्तक का देख सकते हैं, खुद भी इसमें टैली कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट बाल सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई? तो एक तो जोधपुर के अंदर, एक जयपुर के अंदर। राइट ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। तो ये हालांकि अपने हाई कोर्ट वाले में इतना डीपली हमने पढ़ा नहीं था, बेसिकली ये प्रश्न अपनी पुस्तक में है नहीं ना, मैंने ऑफलाइन में करवाया था, लेकिन राइट आंसर इसका 4 नंबर होगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर विकल्प राइट। अगला देखो, राजस्थान में निम्न किस जिले में पंचायत प्रशासन केंद्र स्थापित नहीं किया गया? तो हालांकि पंचायती राज वाला टॉपिक जो है इसमें ये प्रश्न अपने ये फैक्ट नहीं डाल रखा था, ये बिल्कुल अपनी पुस्तक से बाहर है, ना मैं नोट्स में भी मैंने ये लिखवाई नहीं है। तो प्रशासन केंद्र में आप लोग ध्यान में रखें कि कोटा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, पाली में एक नहीं है, जोधपुर मंडोर में है। राइट उत्तर पाली हो जाएगा 1 नंबर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो 2 बातें हैं, सही कथन को चुनना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य। देखो स्पष्ट तौर पे हमने लिखा है, आर्टिकल जो है नहीं, पेज नंबर किताब का 101 पे लिखा है कि निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति का सभी संसद के सभी सदस्य, स्पष्ट लिखवाया है निर्वाचित प्लस मनोनीत। देखो
और इसमें केवल निर्वाचित की बात कर रहा है, नहीं, मनोनीत भी शामिल होते हैं, इसका मतलब ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरी करे। और यहाँ आप देखो इसी पेज पे हमने अनुच्छेद 66(3) का क्लोज 3 उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता लिखी है, उसमें भारत का नागरिक और निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष, तो 30 वर्ष वाली भी बात गलत, न तो और सही में न 1 न 2, 4 नंबर ऑप्शन राइट। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है, समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक संघात्मक दोनों हो सकता है। मैं हर क्लास में लगभग ऑफलाइन में अम्बेडकर के बारे में जब पढ़ाता हूं तो भीमराव अम्बेडकर को एक बात कहते हैं कि हमने चीजों को अपनाया है समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार। और ये अम्बेडकर के स्टेटमेंट 56 पे आप लोग देखेंगे, जिसमें हमने काफी स्टेटमेंट डाले हैं, जैसे प्रस्तावना में की बात डाली है। मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान नहीं करता है, जिनमें प्रांतों की क्षमता समाप्त सी हो जाए। फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक मतलब दोनों तरीके का, एकात्मक के लक्षण भी और संघात्मक के भी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, 1 नंबर। फिर भारत के संविधान के 39 में निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में कौन से तत्व हैं? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य समान वेतन, एग्जैक्टली सही बात है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन। आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 79 पे देखेंगे, आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व, राज्य का कर्तव्य को स्त्री पुरुषों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध करवाई, और दूसरा राज्य का कर्तव्य होगा कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दोनों बातें स्पष्ट लिखी। देखो पुस्तक में ये नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक जो है इसमें बहुत अधिक कंटेंट भी नहीं है, बहुत सीमित कंटेंट डाला हुआ है, और इसको नोट्स फॉर्मेट में ही हमने तैयार किया है। जो भी बच्चा पढ़ता है इसके मतलब ऐसे नहीं है कि इसको किताब में बहुत अधिक कंटेंट दिया, ऐसा नहीं किया। पर्याप्त कंटेंट दिया है कि फर्स्ट पेपर के हिसाब से जितना पूछा जाए। एक तो कि बहुत ज्यादा फैक्ट डाल दिए जाए तो बच्चा याद भी कैसे कर पाएगा, लेकिन ये तो हमारे ऑफलाइन नोट्स को बहुत अच्छे से अपडेट करके हमने बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके ही पुस्तक निकाली थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पुस्तक में अगर इतने प्रश्न आ रहे हैं इतने कम कंटेंट में, तो ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अपनी पुस्तक में टोटल कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्न आए। तो एग्जैक्टली राइट उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न, मार्च अप्रैल 2025 में भारत रूस द्वारा कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। हालांकि ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसका राइट उत्तर इंद्र होगा। अपनी पुस्तक 192 पेज पे हमने 2014 के बाद नए आयाम भारत रूस के संबंधों में डाला है। मोदी ने के कार्यकाल में क्या हुआ, S-400 को की बात की गई है। इसी में इंद्र युद्ध अभ्यास का भी उल्लेख है, तो इसका 14वां संस्करण अभी हुआ है। तो आप लोग इसको ठीक से देख लेना। राइट उत्तर 4 नंबर विकल्प होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न में हालांकि ये प्रश्न अपनी पुस्तक से बिल्कुल आउट है, ये धाराएं हमने लिखी नहीं, और 1935 अधिनियम की धाराएं इतनी याद करना भी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता है कि किसी विद्यार्थी ने उसकी धाराएं याद की होगी। हम तो आर्टिकल भी बहुत अच्छे से मुश्किल से याद कर पाते हैं। 35 के अधिनियम की 321 धाराओं को याद करना बड़ा टफ काम है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर मैंने अभी देखा है पीडीएफ में, तो इसकी धारा 7 मानी जाएगी, क्योंकि इसमें आप लोग देखो कि जैसे धारा जो 4 है उसका संबंध है सेनाओं से, और धारा 5 जो है उसका संबंध है अखिल भारतीय संघ से। 6 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की है, 7 जो है वो संघीय कार्यपालिका की बात करती है। धारा नंबर 7 ये संघीय कार्यपालिका की बात करती है, आप खुद देख सकते हो। मैंने भी अभी 1935 का अधिनियम अभी देखा धाराएं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इतना विद्यार्थी याद कर पाए। ये एक आप लोग याद रखना, 3 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर माना जाएगा। 1946 में संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता किसकी बैठक में हुई थी? ये तो खैर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, राजेंद्र प्रसाद है, और पेज नंबर 51 पे अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, गठन 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली समिति थी। ये सारी कुछ बातें लिखी है। इसमें एक महिला भी सदस्य थी, दुर्गाबाई। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इश्यू वाली बात है। फिर
अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? लिंग का, धर्म का, क्षेत्र का, मूलवंश। देखो आर्टिकल 15(1) हमने स्पष्ट लिखा है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार है, कौन सा नहीं है? क्षेत्र वाला नहीं है, 2 नंबर होगा। तो ये स्पष्ट लिखा है। हालांकि बेयर एक्ट को किताब में बहुत नोट्सों में भी, हम ऑफलाइन बैच में भी बहुत अच्छे से बेयर एक्ट लिखवाता हूँ। साधारण भाषा में इसलिए लिखवाता हूँ बच्चा याद कर पाए। अधिक से अधिक प्रयास ये रहता है कि मतलब इतना व्यवस्थित कंटेंट दिया जाए बच्चे को कि वो ठीक से याद कर पाए। तो ये अपनी किताब का 68 पेज, ये वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पुस्तक थी। ये एक करंट से रिलेटेड है, SIR प्रोग्राम चला था, लेकिन इसमें मैं एक सुपरवाइजर के रूप में था तो मैंने सोचा बता देते हैं, ऐसे ही ये प्रश्न हमने शामिल किया। ये हालांकि इसका निर्वाचक नामावली से नाम मतलब कोई नाम हटवाने के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए 6 से, हटाने के लिए 7 नंबर, और फॉर्म 8 जो है उसका संशोधन से नाम में संशोधन करवाना हो तो फॉर्म 7 1 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। ये मैंने कहा कि इसका संबंध भी जो है करंट से है और पॉलिटिकल साइंस से है, क्योंकि निर्वाचक मतदाता सूचियों की बात करता है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वो भारत का नागरिक नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद को ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है। ये भी बात सही है। दोनों की व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही से करता है। अभी हालांकि इसका प्रूफ नहीं डाला, मैं बता देता हूँ। नागरिकता वाला हमारा तीसरा टॉपिक इस पुस्तक में है। 57 नंबर पेज पे आप लोग देखेंगे नागरिकता, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है। देखो हालांकि यहाँ से आप इतने दूर से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित की है तो वो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। तो आप लोग ये समझिए कि ऑफलाइन में भी नागरिकता वाले टॉपिक में मैंने ये बात लिखवाई थी कि नागरिकता समाप्त होने का क्या आधार है, उसमें हमने बात की थी। तो मेरे हिसाब से नागरिकता समाप्त कब होगी, देखो ये पढ़ा, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है 57 और 60 पेज पर। तो दोनों बातें ठीक है। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? आर्टिकल 75 का 2 नंबर क्लोज, 75 का कौन सा क्लोज? 2 नंबर कहता है पेज नंबर 117 पे, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो ये अपनी किताब से एज इट ऐसे ही आया। ये वरिष्ठ अध्यापक राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पुस्तक हमने निकाली थी, उसकी बात कर रही है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोत्साहन देता है? ये अनुच्छेद 51 है, 4 नंबर ऑप्शन। अपनी पुस्तक का 81 नंबर पेज जिसपे लिखा हुआ है सीधा अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, वो प्रोत्साहन एक ही बात है। तो ये खैर ये नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट आर्टिकल है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, प्रश्न का लेवल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? तो आर्टिकल देखो 83 में हमने लिखा है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 एक, राज्यसभा सदस्य अपने गठन से प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात उसके कुल सदस्यों का यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होगा। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 123 जहाँ पे ये डाला हुआ है, और आर्टिकल 83 राइट आंसर 4 नंबर 83 नंबर अनुच्छेद हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है कर चुका है संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए कितनी बार देखो पेज नंबर 86 देखना। ये आज तो आरपीसी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हमने मुख्य रूप से नोट करके लिखवाई है। अब इसमें नोट करके हमने लिखा था कि संख्या का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता या कर चुका है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के पात्र है, और इसमें एक और लिखा है अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार रहे हैं, बाकी रह तो कोई भी सकता है। अच्छा, नोट में तो ये भी लिखा है हमने कि अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बन सकता है। तो आप लोग समझिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, 3 नंबर ऑप्शन।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। देखो आर्टिकल 124(3) में हमने लिखा है कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और इसमें स्पेशल नोट कि मैंने लिखा था उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए आयु से संबंधित योग्यता का विवरण नहीं है। आप पेज नंबर देख लेना, ऑफलाइन अपने नोट्स देख लेना, 145 पेज पर न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया। अब आप लोग देखो, हम 23 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। 23 क्वेश्चनों में से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 20 क्वेश्चन हमारे इस पेपर इस पुस्तक से आए हैं, हमारे नोट्सों से आए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये हो गया, एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं वित्त आयोग का हो गया। वित्त आयोग वाले में आप थोड़ा देखना, इसका 2 उत्तर माना जा सकता है कमीशन अगर अध्यक्ष को साथ में शामिल करता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ सदस्यों की बात है तो सदस्य सचिव तो एक ही है। अभी 2 मान सकती है आरपीसी, मैं इस पर कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये सारा है। एक ये पुस्तक की बात करें, एक तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और फिर एक धारा वाला 3। हम कुल मिला के अगर बात करें तो 22 में से मेरा ऐसा मानना है कि ये पुस्तक अगर 22 में से आप पढ़ के जाते अच्छे से इस पुस्तक को, तो आपको 20 के लगभग 19-20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ये तो स्कोर में वो बता रहा हूँ जो अपनी पुस्तक का है, 90 से ऊपर ही है। 19 मतलब मान लीजिए 19-20 प्रश्न। अब बात करते हैं कि आप आपने इसमें टोटल जो हमारे क्वेश्चन है उसमें से अगर हम लोग बात करें कि कितना स्कोर अगर आप लोगों ने किया है तो अच्छा है। 23 में से अगर आपके काट पीट के प्रश्न, अगर पॉलिटी केवल में बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में अगर 16-17 प्रश्न बचते हैं तो मैं मानता हूँ कि अच्छा स्कोर है। 17 तक का मतलब ये है कि आपका ऑल ओवर 65 से 70 के बीच में हो। पूरे परीक्षा को तो पेपर को तो मैंने अच्छे से नहीं देखा है, बाकी सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, लेकिन 22-23 में से अगर हम बात करें तो अगर आप लोग इसमें एक करंट का प्रश्न भी इसमें शामिल हो गया, अगर 16-17 पे है तो ये अच्छा स्कोर है। पेपर बहुत इजी नहीं था, इसको बहुत इजी नहीं कह सकते हैं, पेपर ठीक लेवल का था, अच्छा था। प्रत्येक एक में ठीक तथ्य दे रखे थे जहां कंफ्यूजन वगैरह हो सकते थे। तो मैं चाहूँगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो गया, और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, मस्त रहें। एसएसटी का पेपर होगा तो उसको लेकर, सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। बिल्कुल आप इस पुस्तक को देख सकते हैं, इस सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए जो पुस्तक हमने निकाली है उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो देखना। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट में। आज सेकेंड ग्रेड ग्रुप ए फर्स्ट का पेपर हुआ है और उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका समाधान। तो उसको प्रश्नों को देखें और उसकी लैंग्वेज को पहचानें। इस पूरे पेपर में जो 20 प्रश्न आए हैं उन 20 प्रश्नों को अगर थोड़ा सा सही ढंग से हम देखें तो उसके इर्द गिर्द सारे सवाल अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है और क्लास अगर रेगुलर अटेंड की है तो आपने उसमें से एक सवाल हो सकता है कि आगे पीछे रह गया, बाकी 19 सवाल आप उसमें से सही कर सकते हैं। अब वह देखना है कि आपने किस प्रकार से सवालों को अटेंड किया है। कुछ कथन कारण वाले सवाल हैं, उसमें मुख्य रूप से आपको मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर याद रखें। पहली ये कि मुख्य रूप से कथन सही है या गलत, ये ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद व्याख्या करता है नहीं करता है, वो कई बार एग्जामिनर पर डिपेंड होता है कि वो उस शब्द को किस प्रकार से लेता है। तो देखते हैं बिना समय गवाए, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेयर, कारुसो और सेलोवी द्वारा प्रदत्त सांवेगिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? तो मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो सेलोवी और मेयर का जब नाम आता है तो हमने कहा था कि सर्वप्रथम जो संप्रत्यय कह दें, शब्द कह दें, संवेगात्मक इंटेलिजेंस का, वो प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मुख्य योगदान डेनियल गोलमैन का रहता है, लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ में शुरुआत में और इन्होंने जो एबिलिटी मॉडल प्रस्तुत किया उस मॉडल के बारे में भी हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो उसमें जो बात की गई है वो सामवेगिक एकीकरण, समझ और प्रत्यक्षीकरण, वहां सामवेगिक परिपक्वता की बात नहीं की गई। अब अगर ओरिजिनल वर्ड हम देखें, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी बात करें तो इसने अंडरस्टैंडिंग की बात की है, परसेप्शन की बात की है, और इंट्रीगेशन जो वास्तविक वर्ड है इसने मुख्य रूप से जो लिया है वो इमोशन के रूप में, एफिलिएशन के रूप में लिया है।
वास्तविक वो इंटीग्रेशन वर्ड नहीं देता है, लेकिन उसकी व्याख्या के संदर्भ में जब कहते हैं कि इमोशन को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हैं, तब वो वर्ड इसी को डिफाइन करता है कि उसकी व्याख्या में ये शब्द हमें मिलता है। लेकिन ये मैच्योरिटी शब्द नहीं मिलता है, इसलिए इसने पूछा कौन सा नहीं है, इसलिए इसमें सामवेगिक परिपक्वता आएगा। बढ़ते हैं आगे। ये शब्द थोड़ा सा शिक्षण विधियों से, या हम कह दें कि मूल्यांकन के संदर्भ में दे दिया। कई बार हमने बात की है और इस शब्द को डिफाइन किया है कि मूल्यांकन जब भी वर्ड आता है, मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, कि हमने जो शैक्षणिक उद्देश्य बनाए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर ली है बच्चों ने, इसके संबंध में निर्णय लेना है, वो मूल्यांकन है। देख लेते हैं, इसमें अगर 2 शब्द आपको 3 क्लियर है तो आपका जवाब आ जाएगा कि विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगर विश्लेषण की बात करें तो हम कहते हैं अलग अलग, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना, 2 चीज क्लियर। तीसरा मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय लेना। अब 3 डिसीजन अगर आपने देख लिया है तो सीधा सा है कि अभिमत का निर्णय विकसित करना जब हम बात करते हैं तो मूल्यांकन की बात है। जब विचारों और संगठन का चयन किया जाता है, अवबोध की बात है। संपूर्ण घटक या भागों को विभाजित करना है तो किसकी बात है, विभाजित कर रहे हैं, विश्लेषण। और विचारों को मिलाकर एक नया संपूर्ण रूप दे रहे हैं, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, संश्लेषण की बात कर रहा है। तो यहाँ जो मूल्यांकन आ गया और अवबोध ये आ गया। तो अब सही विकल्प अपना देख लेते हैं कौन सा है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, फोर्थ और ए बिल्कुल सही, तीसरा नंबर सही है। तो ये शब्दों को ध्यान रखना, शिक्षण विधियों में भी काम आता है। मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय लेना, संश्लेषण का मतलब सीधा सा है कि जोड़ना, विश्लेषण का मतलब अलग अलग भागों में विभाजित करना। फिर अच्छा सवाल आया है, नीचे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र पर अनुप्रयोग के बारे में 2 कथन दिए हैं। बेसिक कथन दिया है, एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन और संगठन के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक। एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन, एक तो विद्यालय प्रशासन की बात कर रहा है और एक विद्यालय संगठन की बात कर रहा है। तो जब प्रशासन और संगठन की बात आती है तो हम कहते हैं कि मुख्य रूप से मानवीय और भौतिक संसाधनों का सही रूप में प्रयोग करना, जिससे विद्यालय मैनेजमेंट अच्छी तरह से चल सके, प्रबंधन अच्छी तरह से हो सके। दूसरा ये कह रहा है, कारण मनोविज्ञान विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं को निपटने में सहायक है। यह बात दोनों में जो संदर्भ किया गया कि एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन में यहाँ मनोविज्ञान की बात है और यहाँ भी मनोविज्ञान की बात है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन और संगठन के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान का ज्ञान है तो ही वह उन समस्याओं को या अनुशासन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। तो यही है कि अनुशासन संबंधी जो भी समस्याएं उनसे निपटने में क्या होगा, सहायक होगा, क्योंकि मनोविज्ञान ही ये समझाता है एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, उस बच्चे को कैसे समझाना है, किस प्रकार से समझाना है, ये सारी चीजें हमें मिलती है। तो देख लेते हैं, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए की जो है वह सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत, देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है। स्पेशल मैंने 4-5 कंडीशन सिद्धांत में भी बताई थी और कहा था ध्यान रखना, स्किनर क्रियाओं पे बल देता है। क्रियाएं कौन सी, अच्छी क्रियाएं, ये पूरा संबंध क्रियाओं पे। ये कहता है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, सही कर्म होगा तो पुनर्बलन मिलेगा। यानी यहाँ सक्रिय अनुबंधन का है जिसका संबंध क्रियाओं से है और पूरा क्रियाओं पे ही चलता है। इसलिए थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को बदलकर आरएस में इसने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ बात अनुक्रिया की जाएगी, पुनर्बलन की जाएगी, उसी संदर्भ में पूछा है। तो देखते हैं क्या सत्य नहीं है। पुनर्बलन जीव की अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने लाइन लिखी है स्पेशल व्याख्या में कि इस सिद्धांत में पुनर्बलन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि सही अनुक्रिया घटित न हो, और जैसे ही सही अनुक्रिया घटित हो तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ये चीज जोड़ी है। फिर आता है उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य निकटता। देखो यहाँ शब्द आते ही कंप्लीट हो गया कि निकटता की बात कर रहा है, कॉन्टिग्यूटी की बात कर रहा है, और निकटता का जो है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि निकटता का, समीपीयता का, कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत अलग ही है, वो है एडविन गुथरी का, जिसमें हमने अलग से स्पेशल पढ़ा है कि इसे समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं, मुख्य रूप से कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत भी कहते हैं। समीप के आधार पर क्या होता है उस उद्दीपक को भी हमने समझा। तो यहाँ अपना वैसे ही यहाँ गलत हो गया है, ये सत्य नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, अधिगम का सार अनुक्रिया में संशोधन है। बिल्कुल, अधिगम का मतलब क्या, अनुक्रिया में आप संशोधन करते रहे और सही अनुक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, पुनर्बलन। अनुबंधन
अनुक्रिया उन्मुक्त होता है, बिल्कुल अनुक्रिया पे आधारित है, इसीलिए तो इसने SR जो था उसको बदल कर किस में कर दिया, RS में परिवर्तित कर दिया। और ये हमने पढ़ा भी था आपको सिद्धांत में, PPT क्लास की आपके सामने है, कि एक तो हमने समीप्यता का सिद्धांत लिया था और उसमें हमने कहा था कि मुख्य रूप से ये लिखा हुआ कॉन्टिग्विटी थ्योरी, समीप्यता का सिद्धांत किसका है, एडविन गुथरी का। तो यहाँ अपना सवाल अलग हो गया, पहले हमने कहा था समीप्यता का नाम आए तो एडविन गुथरी देख लेना, कॉन्टिग्विटी का नाम आए तो यहाँ। और यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध कैसी क्रियाओं से, अच्छी क्रियाएं, और लीवर दबाने का अनुक्रिया भोजन मिलने का साधन है, इसीलिए इसको साधनात्मक या नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ इस सिद्धांत में अनुक्रिया का संबंध किससे है, पुनर्बलन से, और तब तक पुनर्बलन नहीं दिया जाता जब तक कि सही अनुक्रिया घटित न हो। सही अनुक्रिया घटित होगी तो ही पुनर्बलन मिलेगा, और इसीलिए कहा कि जैसे ही सही अनुक्रिया घटित हो तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। और इसकी अंदर क्रियाओं पे बल देते हैं, इसीलिए इसने थॉर्नडाइक के SR को RS में बदल दिया। तो स्पेशल पूरा क्लास नोट में एक एक चीज हमने समझा रखी है और उसकी व्याख्या भी कर रखी है, तो उसी अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल सही किया होगा। अगला आता है मैक्लीलैंड। मैक्लीलैंड का नाम आते ही सीधा आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, जो डेविड सी मैक्लीलैंड, एटकिंसन, होयंगा की तरफ से है। क्या लिखा है इसमें, अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाए कि निम्नलिखित में से कौन सी इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ इसने क्या किया कि डेविड सी मैक्लीलैंड ने जिन आवश्यकताओं पर बल दिया उन आवश्यकताओं की इसने बात की है। तो उसने मुख्य रूप से 3 आवश्यकताओं पर बल दिया है। एक वो कहता है पावर की बात करता है, एक अचीवमेंट की बात करता है, एक एफिलिएशन की बात करता है, यानी शक्ति, उपलब्धि और संबंधता, इन दोनों को जोड़ता है। तो अगला ये हो गया सम स्थिति की आवश्यकता की ये बात नहीं करता, शक्ति, उपलब्धि, और कहा भी इसको जोड़ा गया है कि जब तक उपलब्धि की आवश्यकता बनी रहेगी तब तक मुख्य रूप से व्यक्ति है वो प्रेरित होता रहेगा। आवश्यकता होगी तो उपलब्धि के लिए क्या होगा, मेन सिद्धांत उपलब्धि, और उपलब्धि के साथ शक्ति और संबंधता को भी इसने जोड़ा है। तो चौथा इसमें विकल्प नहीं होगा। फिर बढ़िया सिद्धांत लिया है यहाँ, अब्राहम मैस्लो की बात की है। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को हमने अच्छी तरह समझा था। तो देखते हैं क्या है, 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो दोनों पढ़ते हैं क्या है। ए कहता है संबंधता की आवश्यकता तब जागृत होती है जब लोग स्वयं को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं या वे खुश होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कथन कारण आए तो हमें जोड़ना है वर्ड क्योंकि, थोड़ा सा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। क्योंकि लोगों को दोस्तों की जरूरत होती है, वे दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रखना चाहते हैं। तो पहला तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ इसने वर्ड जरूर एफिलिएशन दिया है, जो संबंधता की आवश्यकता। तो 5 आवश्यकताएं बताई थी मैस्लो ने, शारीरिक, सुरक्षा, स्नेह और संबंधता जो तीसरी आवश्यकता है, फिर सम्मान और फिर आत्मसिद्धि। तो स्नेह और संबंधता यानी बिलोंगिंगनेस कह दें, अफेक्शन कह दें, वो इसलिए चाहता है कि वो अगर खुश हो तो खुशी किसी के साथ बांटे, और वो किसी के साथ अपने जो रिश्ते हैं, संबंध है, बोलचाल है, ये व्यवहार है आदि सभी के साथ मिलजुल कर एक सामाजिक प्रवृत्ति है। इसीलिए वो स्वयं खतरे में हो या असहाय हो तो वो चाहता कोई मेरे पास हो, मेरे सुख में भी पास हो, मेरे दुख में भी पास हो, जिससे मैं अपने विचारों को साझा कर पाऊं, अपनी खुशी को, अपने दुख को साझा कर पाऊं। अब इसने एक वर्ड लिया है, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब की अगर बात करें उस शब्द को लेकर करें तो इसने इस शब्द में लाइन पूरी दे दी, इसलिए हम इसको ले रहे हैं इसमें अफेक्शन में, वरना केवल ये देता खतरा, तो केवल खतरा या डेंजर की बात आती है तब वो सुरक्षा में भी चला जाता है। क्यों, पहले शारीरिक आवश्यकता और फिर जो कहता है कि मुझे कुछ खतरा है, उस खतरे से सुरक्षा, या भोजन की मुझे है वो सुरक्षा करनी है, रहने की सुरक्षा करनी है। तो इस प्रकार के खतरे से बचने के लिए जो शारीरिक और बाहरी या आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं, इसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता आती है। लेकिन यहाँ इसने पूरा कथन दे दिया, इसलिए हमने इसको सही माना कि स्वयं को खतरे में या असहाय, दोनों साथ जोड़ दिया, या असहाय महसूस करते हैं या खुश होते हैं। तो खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, यानी अपना खुशी भी बांटनी और दुख भी बांटना। इसलिए ये सही है कि इसको हम अफेक्शन या बिलोंगिंगनेस में रखेंगे। तो सीधा सा है कि दोनों सही है, दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और RA की सही व्याख्या करता है, मुख्य रूप से जो आपके सामने है। इसको हमने डायग्राम से भी समझा था कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, अपनत्व, सम्मान और आत्मसिद्धि। यहाँ हमने कहा था अपनत्व और प्यार की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंगनेस कह दें, अफेक्शन कह दें, और इसको पढ़ा भी था कि स्नेह व संबंधता की आवश्यकता। और इसमें शारीरिक कौन सी है, फिर हमने पढ़ा था बौद्धिक कौन सी है, सामाजिक कौन सी, और क्यों चाहता है, किस प्रकार से, सुरक्षा की आवश्यकता कब होती है, ये पूरा हमने इसी अकॉर्डिंग क्लास में भी अच्छी तरह इसको समझा था।
अगला सवाल आता है, परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल है। ये नया जो टॉपिक हमारा जुड़ा था उसी में, और हमने कहा था जो हमने पढ़ा है उसी में से सवाल लगभग आपका आ जाएगा, और उसी में से सवाल आया। ये पढ़ा आपके सामने, जो हमने पीपीटी बनाई थी और क्लास में समझा था, लचीलापन की आवश्यकताओं अनुसार अपनी योजनाओं व समस्या समाधान के तरीकों में क्या करना, परिवर्तन। स्पष्ट भी किया था कि अपनी गलती को जानना व उसे स्वीकार करना व उसमें सही रूप से क्या करना, परिवर्तन करना। एक नई स्थिति के अनुसार अपने आप को कार्यों द्वारा उठाए गए कदमों को बदलने, अभूतपूर्व स्थिति और कुशलता का सामना करने की व्यक्तिगत क्षमता। तो सीधा सा हमारा उत्तर आ गया कि परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा कौशल करता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर अगला, सूची 1 और सूची 2, यानी एक बुद्धि परीक्षण है और एक मुख्य विशेषता है। ये भी बढ़िया सवाल आया, और सारे अकॉर्डिंग हमने कहा था पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो भी अपने स्टैनफोर्ड हमने कहा था मुख्य रूप से बिने साइमन 1905 में जो मुख्य रूप से परीक्षण किया गया। उसके बाद स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसने दी थी, टर्मन ने। ये व्यक्तिगत परीक्षणों में हमने सबसे पहले बात की थी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसने कौन सा सूची किस रूप में बनाया है। सबसे पहले इसने कहा है कि स्टैनफोर्ड बिने मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित, ठीक है। वेस्लर वैल्यूब्यू टेस्ट हमने कहा था, ये ऐसा परीक्षण है जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हैं, इसीलिए हमने पहले शाब्दिक अशाब्दिक, और ये ऐसा परीक्षण है जिसमें शाब्दिक अशाब्दिक दोनों परीक्षण आते हैं, तो सीधा है ये इसी की बात कर रहा है। रेवन प्रोग्रेसिव है, ये अशाब्दिक या क्रियात्मक आते हैं। बिने साइमन बुद्धि मापन का पहला व्यवस्थित प्रयास था, पहला परीक्षण यही किया गया था 1905 में, तो सीधा सा है, सम्मिलित करो उसके अकॉर्डिंग है। विकल्प कौन सा, 1 2 3 4 सही है, 3 नंबर सही है, यानी आपस में बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं। वेस्लर शाब्दिक अशाब्दिक, तो भी आप सीधा निकाल देते जो हमने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। रेवन आ गया अशाब्दिक या क्रियात्मक, ये भी लिख रखा है। पहला व्यवस्थित प्रयास 1905 में किसके द्वारा था, बिने नहीं बिने साइमन स्केल दी, और फिर टर्मन का था स्टैनफोर्ड बिने, ये इसी उपलब्धि पर आवश्यकता था और बिने का ही संशोधित रूप था, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही। अगला आ गया, निम्न में से कौन सा तत्व, वर्ड को समझें। कई सवाल ऐसे होते हैं, आजकल का जो पेपर आ रहा है उसमें जैसे 20 प्रश्न है तो 20 में से 12-13 तो हूबहू आते हैं। दूसरा जो क्लास में हम बातचीत करते हैं, सिद्धांत की सेंस समझते हैं, वर्ड को जो समझते हैं उस थीम पे आधारित है, और वो आपकी पॉजिटिव है, और सवाल के अनुसार सिद्धांत के अनुसार आप सोचते हैं तो बिल्कुल वो सही है। तो यहाँ नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना गया है। आप नैतिक रूप से कब परिपक्व होंगे, जब जिम्मेदारी उठाएंगे तो बिल्कुल, जब तार्किक रूप से सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। नैतिक निर्भरता, आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दूसरा कहेगा ये कर लो, इसका मतलब आप खुद में अभी तक नैतिक परिपक्वता नहीं आई है, आप दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब आप में नैतिक परिपक्वता नहीं है, इसका मतलब सीधा ये नहीं। परोपकारिता, इसका मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो सीधा आ गया जिसके अंतर्गत नहीं माना गया है वो यही है। अगला बढ़ते हैं, अवलोकात्मक अधिकार, अल्बर्ट बांडुरा। सीधे हमने सारे नाम सबसे पहले लिखे थे कि इसको हम अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि प्रेक्षण करना, अवलोकन करना सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बेबडॉल स्टडीज का सिद्धांत, जीवित जोकर का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत, सारे नाम हमने स्पष्ट पढ़े थे। तो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार, यहाँ सवाल के अनुसार चलना आपको। देखो बात किसकी हो रही है, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल पता लगाएं कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। सहायक किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना ये तो है, अगर बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार सीखता है, और इस व्यवहार को घर में या विद्यालय में स्वीकृति मिलती है तो सीख जाता है, स्वीकृति नहीं मिलती है तो नहीं सीखता है। आपने बच्चे को कहा कि माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, बच्चे ने किए और माता पिता ने कहा गुड, शाबाश, बहुत अच्छी चीज सीख आया, इसका मतलब आप उसे पुरस्कृत करेंगे, तो ये तो सही है। विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना, तो ये तो पूरा नेगेटिव हो गया कि दूसरों को करने से कोई नहीं है, वो खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सीख रहा है। यहाँ विद्यार्थी की बात की जा रही है। यह दर्शाना कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है, ये भी पॉजिटिव है। प्रतिमान को पुरस्कार, प्रतिमान मतलब वही मॉडल, आदर्श, जिसका वो अनुकरण कर रहा है या जिस व्यवहार को वो कर रहा है, तो जो व्यवहार कर रहा है उसको पुरस्कृत करना चाहिए, तो बात वही हो गया विद्यार्थी को। तो इसका मतलब हमारा दूसरा नंबर आ गया कि दूसरों की प्रशंसा से नहीं होगा।
व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहां केवल आपको लाइन के अनुसार चलना था, सीधा उत्तर आपके सामने है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। अब यहां से लैंग्वेज आ रही है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों, जो आसपास की परिस्थितियां हैं, से अधिक प्रभावित होता है जिसमें वे रहते हैं। यानी जहां वे रहते हैं उसकी आसपास की परिस्थितियां, आसपास की सिचुएशन उसको प्रभावित करती है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? स्थितिवाद, संबंधवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद। यहाँ स्पेशल क्या रखा है? सिचुएशन के अनुसार परिस्थिति, यहाँ स्थिति दे दिया है लेकिन वही है, परिस्थिति कहो, स्थितिवाद कहो, ये इसको प्रभावित करती है। ये भी स्पेशल हमने जैसा शब्द पढ़ाया एग्जाम में और क्लास में ही पढ़ाया था, हूबहू वैसे ही आया कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता या रक्षा का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या अस्वीकार्यकरण। तो सीधा हो गया प्रतिक्रिया निर्माण। और मैंने शब्द से ही याद किया था कि किसी के प्रतिक्रिया का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। पहले नहीं थी, अभी अभी निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक विपरीत। इसीलिए हमने कहा था कि अपने विचारों, इच्छाओं और दृष्टिकोणों के ठीक विपरीत विचारों का क्या कर रहे हैं? आप ठीक विपरीत निर्माण कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी मैंने कहा था कि कई बुजुर्गों के प्रति सम्मान न होते हुए भी सम्मान प्रकट करना, ये क्या है? ये आप विपरीत रचना कर रहे हैं कि अंदर विचार कुछ और है और बाहर आप प्रकट कुछ और कर रहे हैं। यही शब्द से जोड़ा था, किसी के प्रति क्रिया का निर्माण करना, यानी पहले नहीं थी अब क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत, यानी अपने विचारों, इच्छाओं, दृष्टिकोण के ठीक विपरीत विचारों का आप निर्माण करते हैं। फिर आया आइजेंक या आइसेंक। आइजेंक या आइसेंक ने मुख्य रूप से, जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व का सिद्धांत शील गुण पदानुक्रम के संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए। अब इस कथन को थोड़ा सा इसने डीपली ले लिया है। इसने क्या कर दिया है कि इसने मुख्य रूप से आइजेंक ने कहा था कि 3 प्रकार के अलग अलग स्तर इसने बताए: अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्थिरता, अस्थिरता, मनोविकृति या सुपर ईगो की क्रियाएं। फिर उसी के आधार पर इसने शील गुणों को जो माना है, इसने आदतों के संदर्भ में दिया है। बाकी नॉर्मल हम अगर देखते हैं तो आदत अलग होती है कि आदत अर्जित की जाती है और बाद में धीरे धीरे, लेकिन अगर आदत को बार बार रिपीट किया जाए तो वो किसका निर्माण कर देती है? वो शील गुण का निर्माण कर देती है। कैसे? जैसे आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, जिसका मतलब आपका शील गुण बन गया कि आप झूठे हैं, आप बातें बना रहे, वो आपके व्यक्तित्व का स्थायी बन जाएगा। इसका मतलब ये सेंस यहाँ डेवलप करना है। देखिए S1 क्या कह रहा है? नियमित रूप से होने वाली प्रतिक्रियाएं शील गुणों से उत्पन्न होती है, ठीक बात है। संबंधित शील गुण आदतों तथा अनेक आदतों के समूह से मिलकर एक प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जैसे जैसे एक एक शील गुण मिलेगा, एक एक आदत बनेगी, वैसे ही आपके व्यक्तित्व का क्या हो जाएगा? गुण का निर्माण हो जाएगा। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का कमोबेश स्थिर और स्थायी संगठन है। तो ये भी सही बात कर रहा है कि उसका चरित्र है, उसका स्वभाव है, उसी चरित्र और स्वभाव का मुख्य रूप से जो है वो सही है। इसका मतलब दोनों कथन अपने आप में क्या हो रहे हैं? ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा विकल्प हो गया 4 नंबर कि दोनों है वो सही है, क्योंकि इसी से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और दूसरा कह रहा है ये गुण होते हैं वो स्थिर और स्थायी होते हैं, क्योंकि शील गुण का मतलब ही है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वे कारक जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। फिर अगला, निम्नलिखित में से समावेशन की बात कर रहा है। यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन, कई बार हमने इस पर चर्चा की। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सामान्य बालकों को विशेष के साथ पूरे समय के लिए शिक्षा प्रदान करना, पॉजिटिव एनर्जी लेना, समाज के मूलभूत ढांचे से जोड़ना, पाठ्यक्रम को उनके अनुकूल करना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो क्या कह रहा है? विद्यालयों को तैयार करने में प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कठोर परीक्षा प्रणाली, ये तो हो ही नहीं सकता। कठोर होगी तो दोनों को साथ कैसे चलेंगे, सामान्य और विशेष को? इसका मतलब ये तो नेगेटिव है। अनुकूली, बिल्कुल अनुकूली पाठ्यक्रम है ताकि दोनों के साथ अनुकूलन कर सके, ये तो आ जाएगा। परंपरागत, पुरानी नहीं है, नया सुगम वातावरण, बिल्कुल आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है ताकि विशेष बालक भी सामान्य बालकों के साथ पूरे समय के लिए शिक्षा प्राप्त कर सके। तो सीधा हो गया हमारा उत्तर बी और डी, 2 नंबर। फिर अगला बढ़ते हैं 95। ये भी हमने अच्छी तरह से याद कर रखा है और सीधा हूबहू आया, मैंने जोड़ा भी था आपको क्लास में। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत, और मैंने कहा था त्रि आए तो नाम जरूर एक बार देख लेना कि ट्राई आर्किक है कि नहीं है,
क्योंकि 3 आते ही मैंने कहा था 3 डायमेंशनल भी आता है, 3 फैक्टर भी आता है, ट्राई आर्किक भी आता है, तो कई बार शब्दों में हेर फेर कर लेता है। तो मैंने कहा था आपका 3 नाम आए तो देखना कि त्रितंत्र है, त्रिचापी है, ट्राई आर्किक की बात हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ ट्राई आर्किक की ही बात है। इसका मतलब सीधा हो गया स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। फिर कह रहा है कि कौन सा एक प्रकार नहीं है, और हमने क्लास में भी ये पढ़ा था कि मुख्य रूप से ट्राई आर्किक थ्योरी जो त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, और स्टर्नबर्ग ने आईक्यू को चुनौती भी दी थी कि जीवन में सफल होने के लिए केवल आईक्यू ही नहीं है, बुद्धि अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है। आपकी सामाजिक क्षेत्र में भूमिका हो सकती है, आपकी सृजनात्मक भी हो सकती है, आपकी विश्लेषण भी हो सकती है। तो केवल आईक्यू जिसका अच्छा है वही जीवन में सफल होगा ये जरूरी नहीं है, ये स्टर्नबर्ग ने मुख्य रूप से। और फिर हमने कहा था 3 मुख्य रूप से है, इसके उपनाम भी हमने साथ लिखे थे। घटकीय को विश्लेषणात्मक कहते हैं, आनुभविक को रचनात्मक कहते हैं, और संदर्भ को व्यवहारगत भी कहते हैं। और इसको शॉर्ट में हमने जोड़ा भी था कि घा आ स, और थोड़ा जोड़ के लिखा था कि मुख्य रूप से घटकीय, आनुभाविक और सांदर्भिक, संदर्भ विशेष में। तो 3 नाम अगर आपको याद थे तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सही कर लिया। तो सीधा सा कौन सा नहीं है? संदर्भ है, घटकीय है, अनुभव है, सक्रियात्मक नहीं है। तीसरा प्याजे का सिद्धांत। प्याजे का सिद्धांत समझने लायक था, और एक एक चीज को बारीकी से, चाहे इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें, चाहे संज्ञानात्मक निर्मितवाद की बात करें, दोनों साइंस को हमने बहुत अच्छी तरह समझा था। देखो, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवेश का मैनिपुलेट आपस में और अन्वेषण करते हुए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये स्पेशल लाइन भी मैंने लिखा रखी है कि बालक स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है, स्पेशल लाइन। और ये भी कहा था कि ये लाइन जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार है कि बालक स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करेगा, ज्ञान उसको बाहर से नहीं दिया जा सकता, वो खुद डेवलप करेगा। तो इसने बाहरी ज्ञान का मना किया है, इसने कहा खुद बालक सक्रिय होगा, एक्टिव होगा तो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये कथन तो सही है। प्याजे का मानना है कि बच्चों का सीखना वयस्क द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार जैसे पुनर्बलों पर निर्भर करता है। तो इसने कहीं भी वयस्क का नाम नहीं लिया है, कहीं भी एक्स्ट्रा पुनर्बलन का नाम लिया ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से माने वयस्क द्वारा दिया गया तो वाइगोत्स्की की ओर चला जाता है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहता है कि बालक दूसरों से समझकर, दूसरों से अंतःक्रिया करके करता है। तो ये थीम वाइगोत्स्की की है, यहाँ प्याजे की नहीं है। और पुनर्बलन की बात करें तो सीधा पुनर्बलन 2 में ही आता है, स्किनर और सीएल हल। इसका मतलब यहाँ इससे संबंधित इसका नहीं है, तो सीधा अपना हो गया ये है गलत। इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा हो गया? ए सही है, S1 सही है और S2 गलत है, 3 नंबर सही है। सवाल बिल्कुल समझ जैसा क्लास में हमने डिस्कस किया वैसा ही। दूसरा देख लेते हैं, ए और बी है, ध्यान से देखना है कौन सा विकल्प है। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमानात्मक है, तो स्पेशल हमने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, पूर्व अनुमान यानी भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक का विकास कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो सही बात कर रहा है। यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता, अगर निश्चितता वर्ड आता तो ठीक होता, लेकिन पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्व अनुमान कर सकता है, तो ये हम नहीं कह सकते। पूरा निश्चित हो, अगर हमने बात भी की है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में कि ये प्योर साइंस नहीं है, शुद्ध और विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ये पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है, सकारात्मक विज्ञान है। इसके सिद्धांतों को भावी जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमने कहा था अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ये भी हमने कहा था अप्लाइड साइंस है, लेकिन ये कहा था कि ये प्योर साइंस नहीं है, बिल्कुल निश्चित हो और A to Z सही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान कर सकते हैं, ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया? A सत्य है और R असत्य है। फिर कैटल का भी हमने अच्छी तरह पॉइंट भी पढ़े थे, जहां पिछली बार भी सवाल आए थे, इस बार भी आए हैं दोनों। कैटल ने शील गुण सिद्धांत में कौन सा कथन गलत है? इसने गलत की बात की है। तो पहले तो कैटल के 2 शील गुण होते हैं, हमने कहा था एक सतही और एक मूल, यानी एक सोर्स और एक मुख्य रूप से हमने कहा था सरफेस। एक सरफेस पे है, सतही सरफेस, ये हमने पीपीटी जो क्लास की है वही लगाई है। मूल या स्रोत यानी सोर्स। अब देखो, सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं, ये तो सही है। सतह जो बाहर दिखाई देते हैं, ये हमने स्पेशल क्लास में भी लिखा है। सतही जो बाहरी आवरण या व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, ये बाहरी आवरण पे है, दिखते हैं सामने, इसका मतलब सीधा ये सही है। कारक विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान की जाती है, स्पेशल हमने लिखा था ये कैटल है। कैटल ने मुख्य रूप से कारक विश्लेषण सांख्य की तकनीक दी और इसी आधार पर इन्होंने शील गुण की पहचान दी। ये भी हमने क्लास में दोनों पीपीटी इसी क्लास की है। फिर हमने कहा स्रोत
शील गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। स्रोत जो मूल शील गुण है ये सीधे अवलोकन नहीं होते, क्योंकि वास्तविक व्यवहार का सूचक है, लेकिन सीधे नहीं देखे जा सकते, क्योंकि सीधा जो है वो सतह पर दिखाई देता है। मूल शील गुण है उनको इनकी सहायता से दिखाई देते हैं कि व्यक्ति संकोची है, गंभीर है। गंभीर वो है आंतरिक रूप से, उसको मुख्य रूप से बाहरी आप पता नहीं कर सकते। तो बाहरी कौन सा, ये सरफेस पे, इसलिए ये सीधे अवलोकन नहीं होते। ये परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि ये मूल या स्रोत है। ये परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा कि इस परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। इसलिए हमने कहा था ये वास्तविक परिस्थितियों का सूचक है। बाहर नहीं दिखेगा, सतह पर नहीं दिखेगा, सीधा आप अवलोकन नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि वो दिखाने में आपको बहुत बहादुर लगेगा, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा। तो ये बाहरी और ये नहीं है, इसका मतलब सीधा से ही हमारा यहाँ गलत हो गया। और स्रोतशील गुण आधारभूत होते हैं, बिल्कुल आधारभूत होते हैं। ये मेन आधार है, मूल है, मूल लिख रखा है, मूल या आधार मेन शील गुण है। तो ये भी अपना सवाल बिल्कुल हूबहू जो पढ़ा उसी में से है। फिर एरिक एडिक्शन, बढ़िया सवाल, बहुत अवस्थाएं, सारी 8 अवस्थाएं, नाम और उसकी डिटेल सारी क्लास में एक एक हमने डिस्कस कर रखी है, जोड़ जोड़ के। वो भी देखिए क्या कह रहा है। कथन ये कह रहा है किशोरों को स्वयं के लिए भूमिका निर्धारित करने से मिली सफलता से उनमें पहचान भावना का विकास होता है। बिल्कुल सही है। किशोर की जैसे ही आई तो हमने कहा था किशोर अपनी पहचान बनाना चाहता है, इसलिए अवस्था का नाम भी याद किया था पहचान, और कहा था प गड़बड़ करेगा, ध्यान रखना। परिश्रम बाल्य अवस्था में है, पहचान किशोर अवस्था में। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, ये हमने स्पेशल कहा था कि पहचान कह दो, भूमिका निर्वाह कह दो, तादात्मिकता कह दो। हिंदी में तीनों वर्ड लिखे थे और तीनों को समझाया था। और फिर दूसरी तरफ कहा था कि मुख्य रूप से यहाँ भूमिका भ्रांति, यानी विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में सफलता मिलती है, उससे क्या बन जाती है, पहचान। और एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। और विलियम शेक्सपियर की एक बात भी कही थी कि लाइफ इज ए स्टेज, एक रंगमंच है और हम विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, भूमिकाएं हैं। और ये मैंने कहा था कि एक किशोर है वो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बहन के रूप में, अलग अलग भूमिकाएं, बेटा या बेटी, लड़का या लड़की। अब उन भूमिकाओं को वे सही ढंग से निभा लेते हैं तो उनकी क्या बन जाएगी, पहचान। यही कहा था कि आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो टीचर कहेगा बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। आप अच्छे बेटे और बेटी हैं तो आपके पिता अपने आप कहेंगे कि मेरा बेटा लायक बेटा है या मेरी बेटी अच्छी है। इसका मतलब ये आपकी क्या बन गई, पहचान। तो इसीलिए हमने कहा था ये अगर भूमिकाओं में सबलता होती है तो पहचान बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कह रहा है जब बच्चे नए कौशल विकसित करने में असफल होते हैं तो उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा हमने कहा था परिश्रम बनाम हीन भावना। तो हमने कहा था बच्चा परिश्रम करने के लिए बहुत तैयार होता है, इसे उद्योग आयु भी कहते हैं। स्पेशल जो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्ड भी लिखा था कि बच्चा परिश्रम करने के लिए तैयार है, तो आप उसे उत्तरदायित्व दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, ताकि वो कार्य करे, परिश्रम करे। और परिश्रम नहीं करोगे तो नए कौशल विकसित करने में वो असफल होते हैं। उसे लग रहा है कि आपने ध्यान दिया नहीं, काम भी नहीं दिया और उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जो मुख्य रूप से अपनी अपनी जगह है, दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं। ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, ये किशोर अवस्था का है और ये इसमें, यानी ये अवस्था है वो है पहचान की और ये है परिश्रम की। यहां किशोर अवस्था की बात की जा रही है, यहां बाल्य अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है वो मुख्य रूप से अलग अलग है। ये हमने क्लास में भी अलग अलग पढ़ा था कि परिश्रम कहें, उद्यम कहें, परिश्रम उद्यमिता कहें, परिश्रम उद्यमिता हीन भावना। बाल्य अवस्था स्पेशल कहा था, उद्योग आयु है, बच्चा उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसे उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। यहां हमने समझा था पहचान, भूमिका निर्वाह, तादात्मिकता। और यहां पर हमने कहा था ये छात्र है, पुत्र है, पुत्री है, शिक्षक है, भाई बहन, यदि इन भूमिकाओं में संतुलन स्थापित कर लेता है तो हमने कहा उसकी क्या बन जाएगी, पहचान बन जाएगी, वरना वो भूमिका भ्रांति का शिकार हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है और इसी के अनुसार बिल्कुल हमारा सवाल सही है। फिर लास्ट गहने का, और गहने का मैंने कहा था फर्स्ट ग्रेड का ये फेवरेट सवाल है और मैंने पढ़ा दिया उसमें। गहने का सवाल कभी आज तक गलत नहीं हुआ है और क्रम भी मैंने जोड़ के भी याद करवाया, जिसको थोड़ा मुश्किल से याद होता है उसके लिए मैंने एक लाइन भी स्पेशल बनाई थी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ इसने पूछा है गहने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय, जो संप्रत्यय सीखना है, संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमशः कौन से आएंगे। यानी पहले पूछा है तो पहले वाला पहले देना और बाद वाला बाद में देना है। तो इसका मतलब संप्रत्यय हमने जोड़ा था, शुरू से दिखा देते हैं। क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्लास में ये हमने 2 डायग्राम, एक तो डायग्राम बनाया था, संकेत, उद्दीपन, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदीकरण, संप्रत्यय। ये संप्रत्यय है। तो संप्रत्यय से पहला कौन सा आ गया, विभेदीकरण, और फिर आ गया नियम या सिद्धांत। तो हमने कहा था नियम या सिद्धांत सीखना।
और एक लाइन भी थोड़ी सी जोड़ी थी ताकि आप क्रम से याद कर सकें कि संकेतों से उद्दीपन श्रृंखला बन जाता है, यानी पहला संकेत, दूसरा उद्दीपन, तीसरा श्रृंखला। इनका शाब्दिक विभेदीकरण करके, यानी शाब्दिक आ गया, विभेदीकरण आ गया, विभेदीकरण करके संप्रत्यय नियम या सिद्धांत द्वारा समस्या समाधान किया जा सकता है। ये लाइन मैंने कहा 5 बार पढ़ना, फिर ऊपर नीचे क्रम हमेशा पूछता रहता, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और ये हमने अलग से भी इसकी व्याख्या की थी कि विभेदीकरण आ गया, फिर संप्रत्यय आ गया और फिर नियम या सिद्धांत आ गया सीखना। तो ये नियम कहो, सिद्धांत सीखना कहो, इसको भी हमने स्पेशल बाद में इसके बाद ट्रीट किया है। तो बिल्कुल हमने जो पढ़ा था सवाल उसी के अकॉर्डिंग आए हैं। 2-4 सवाल जो थे वो अप्लाइड जरूर थे, लेकिन अगर आपने क्लास में बातचीत सीखी है, समझी है, तो सिद्धांत आपके हमेशा सही होंगे। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है कि कहीं भी पढ़ लेना, आपके सवाल दूसरों से ज़्यादा अच्छे होंगे। टोटल पूरे में से पूरे चाहे मत हो, लेकिन आपने अगर क्लास अटेंड की है और रेगुलरिटी ली है तो कहीं भी आप दूसरे बच्चों से बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इस पहले प्रश्न पत्र में, जीके के इस पेपर में जो 100 प्रश्न थे, उन 100 प्रश्नों के अंतर्गत जो ज्योग्राफी के सवाल हैं, मैं आज उनका सॉल्यूशन कराने के लिए उपस्थित हूं। हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इन प्रश्नों की, जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों पोर्शन शामिल रहेंगे। तो आप इसे अपने पेपर के साथ में मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर ही बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं? हम क्लास में बहुत बार बात करते हैं कि यह कृषि जलवायु प्रदेश को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और इसमें से पहला ही प्रश्न इसी से संबंधित पूछा गया है। तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जिसको हम लोग अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यह 5वें क्रम का है। जैसे फर्स्ट के अंदर अलग अलग 3 भाग हैं, उसी तरह से ये हैं 5th नंबर का। इसके अंदर हाड़ौती क्षेत्र आता है, यानी कि राजस्थान का अति आर्द्र क्षेत्र, और इसे कहा जाता है यहाँ पर आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो यहाँ से कौन से जिले हैं? तो हाड़ौती के जिले रहेंगे, जो आपके सामने कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ है। और यहाँ पर भी कोटा, बूंदी इसमें है नहीं, झालावाड़ है, बांसवाड़ा इसमें है नहीं, डूंगरपुर भी इसमें नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोटा और झालावाड़, ठीक है। बाकी अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात करें तो आप देखेंगे कि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आ रहे हैं? ये आर्द्र दक्षिणी मैदान में आएंगे, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये सवाल, इसका उत्तर रहेगा ए और बी, ठीक। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती हैं। समवर्षा रेखाओं की प्रवृत्ति पूछी गई है। हालांकि बहुत बार ये प्रश्न है वो समवर्षा रेखाओं के अंतर्गत आने वाले जिला क्षेत्रों के संबंध में पूछा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा है कि ये समवर्षा रेखाएं कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी होती है। इसलिए ये जो समवर्षा रेखाएं हैं, ये समवर्षा रेखाएं हमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हुई दिखती हैं। आप जहां भी जो भी कोई सी समवर्षा रेखा को पढ़ रहे हैं वो इसी तरह से आगे की ओर जा रही हैं। तो कहने का मतलब है इसका है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। अरावली के विपरीत कह सकते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के अंतर्गत राजस्थान के शहरी क्षेत्र में बाल या शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुपात हैं धौलपुर में और सबसे कम हैं उदयपुर में। यहां पर देखिए, शिशु जनसंख्या लिंगानुपात नहीं है, बाल लिंगानुपात नहीं है, यह बाल जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां है, ये पूछा गया है। तो इसमें धौलपुर, और धौलपुर में सबसे ज्यादा है और उदयपुर में सबसे कम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज्यादा है? यहां 4 अरावली के 4 पर्वत चोटियों के यहां पर नाम दिए गए हैं और इसमें से आपके सामने अचलगढ़, ऋषिकेश, जेलिया डूंगर और कमलनाथ का दिया हुआ है।
अब यहाँ से देखें तो यहाँ कुंभलगढ़ की बात करें तो यह 1224 या 1232 पे आती हैं। अगर यहाँ पर हम ऋषिकेश की बात करें तो ये 1017 मीटर के साथ में है। और अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ 1380 मीटर है। हम लोग कई बार क्लास के अंदर बात करते हैं गुरु शेर दिल जरगा अचल, यानी कि यह एक क्रम है, गुरु शेर दिल जरगा और अचल। यहां तो बहुत सिंपल ही दिया गया है, तो आप इसमें से आराम से पहचान सकते हैं कि इस बीच में और कोई भी बड़ा इनसे ऊपर का कोई शिखर नहीं है, इसलिए। और जेलिया डूंगर की बात करूं तो ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। कहां है? उदयपुर में। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा अचलगढ़, 1380 मीटर अचलगढ़। नेक्स्ट, इसके पश्चात डेयरी उद्योग के संबंध में यहां पर यह प्रश्न दिया हुआ है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसे हम RCDF भी कहते हैं, इसके बारे में कथनों पर विचार करें कि इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई। बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान के अंदर डेयरी फेडरेशन 3 स्तर पर काम करता है, राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर पर। इसमें इसकी स्थापना 1977 में की गई, ये आप इसमें से देख सकते हैं क्लास नोट्स में। 1977 में इसका मुख्यालय जयपुर में है और यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अंतर्गत पंजीकृत भी है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। A और B दोनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के अपोह तंत्र को लेकर यहाँ नदियों पर और नदियां और सहायक नदियों के संबंध में पूछा गया, जिसमें से उपयुक्त यानी कि दी गई इन 4 में से कितनी नदियां, एक यहां पे देखिएगा कितनी पूछा गया है, कौन सी नहीं, कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बेड़च की बात करें और काली सिंध की बात करें, बेड़च और काली सिंध, तो हम जानते हैं कि काली सिंध दाहिनी ओर से चंबल में मिलने वाली चंबल की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी है काली सिंध, ठीक। इसके अलावा रूपारेल की बात करें तो रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर के मैदान में समाप्त होती हैं, आंतरिक अपोह तंत्र। माजम की बात करें तो माजम इसमें नहीं होगी, साबरमती में आएगी, ठीक। यहां पर हम बात कर रहे हैं बेड़च की, तो बेड़च बनास की बेड़च है जो यहां से आप देखें बनास की सहायक नदी है, जो आगे चलकर बनास में बिंगोद त्रिवेणी के साथ में मिलती हैं। तो इस तरह से कितनी नदियां हैं? B और D यानी 2, केवल 2 इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग से संबंधित। राजस्थान के एक तरफ में सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ स्थान है। आप लोगों को इसमें से बताना है कि उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं। देखिए यहां अगर आपने सवाल को प्रॉपर नहीं पढ़ा है तो उत्तर कई बार गलत हो जाता है। तो यहां स्पेशली लिखा हुआ कितने, मतलब इसमें कितने सही हैं, कौन से सही ये नहीं, कितने। देखिए जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ है? मांगरोल में, ये क्लास नोट से आप देख सकते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं मंगलम सीमेंट, वो पेज इससे ऊपर रह गया। मंगलम सीमेंट मोडक में, मंगलम सीमेंट राबड़ियावास में नहीं है, ये है मोडक कोटा में, ठीक है। ACC लाखेरी में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में ACC की क्लिक निक्सन सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी, ये कथन सही है। जेके सीमेंट मांगरोल, ये भी सही है। अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। यहां से अल्ट्राटेक का ये रहा शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, ठीक है। अल्ट्राटेक ACC ऊपर के पेज में चला गया और मंगलम का हो गया, मंगलम मोडक में है और ये हो गया। इस तरह से यहां बात करते हैं कि कितने सुमेलित हैं, तो हम देखते हैं एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। कितने सुमेलित हैं? केवल 3, ओके, ये सुमेलित नहीं रहेगा। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 IS इसके अंतर्गत भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के नए डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ एक तरफ प्रशासनिक दृष्टि के वर्गीकरण को दिया गया है, जिसमें वैधानिक स्थिति और प्रतिशत। आपको इसमें बताना है कि इसका कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है।
आरक्षित वन गलत है, ये 37% है। कितना है? 37.05 है, न कि 36 पॉइंट। तो 37% है। तो आप यहां से देख सकते हैं ये आरक्षित, ये सुरक्षित है आरक्षित, और ये अवर्गीकृत है। 37.5, तो 37.5 होगा, न कि इसमें 37.5 होगा, न कि 36। तो ये इसमें गलत हो गया। रक्षित वन कितने हैं? रक्षित वन यहां देखें तो रक्षित वन 56.6% है। कितने हैं? 56.6% है। और अवर्गीकृत वन की बात करें तो यहां पर यह है 56.6, और अवर्गीकृत वन जो कि 6.40 या फिर 6.50, ये जरूर सही है। तो इस तरह से यहां पर हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से कथन इसमें सही रहेंगे। तो इस प्रकार से यहां केवल अवर्गीकृत वन सही हैं, जबकि ए और बी ये दोनों ही गलत रहेंगे। तो केवल सी, उत्तर केवल सी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया जाता है? डेविस जल डमरू मध्य, डेविस जल संधि, और डेविस जल संधि का एरिया कहां है? वर्ल्ड मैप पर बात करें, ये है ग्रीनलैंड और ये है बेफिन द्वीप। ठीक, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करने वाला यह जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है डेविस जल डमरू मध्य। ठीक है, डेविस जल डमरू मध्य। तो ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से अलग करता है। तो ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड, बेफिन द्वीप के बीच। ओके, डेविस। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, करनपुरा इंडिया ज्योग्राफी को लेकर यहां कोयला क्षेत्र के संबंध में पूछा गया है। करनपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो गिरिडीह, पलामू, कर्णपुर, चंद्रपुरा, झरिया, धनबाद और डॉल्टनगंज, ये सारे के सारे कहाँ हैं? झारखंड के अंतर्गत है। ठीक है, ये क्लास नोट से आप लोग इसमें देख सकते हैं। कर्णपुरा, ये रहा कर्णपुरा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? पूर्वी घाट की पहाड़ियां जिसमें हम पढ़ते हैं, यहां देखें तो यहां वैसे बहुत कोई बड़ा डीप सवाल नहीं है। बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, हम लोग इसको प्रायद्वीप के पठार के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें पूर्वी घाट में नहीं पढ़ते हैं। बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। बालाघाट की पहाड़ियां बात करें तो बालाघाट की पहाड़ियां महाराष्ट्र के अंतर्गत है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में, जबकि पालकोंडा, जावादी और सेवराई, यहां से देख सकते हैं, यह है जावादी की पहाड़ियां, यह है पालघाट की पहाड़ियां, और क्या पूछा गया है? सेवराई की पहाड़ियां, ये रही सेवराई की पहाड़ियां। तो यह है आपका पूर्वी घाट क्षेत्र, और इसी पूर्वी घाट के अंतर्गत जावादी, सेवराई, पालकोंडा, शेषाचलम, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई और इस तरह से नागरी इत्यादि पहाड़ियों का क्षेत्र है, जो आप लोग यहां से देख सकते हैं। ओके, तो उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2। एंड नेक्स्ट, निम्न में से किन क्षेत्रों से विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है? अन्न उत्पादक कृषि के लिए हम घास के मैदानों को पढ़ते हैं, और आप देखते हैं कि अर्जेंटीना के पंपास जो है ये गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, गेहूं उत्पादन के लिए। और यहाँ अपने आप में यह बहुत ही फेमस गेहूं की पेटी है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी भी गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। साथ ही अमेजन की बात करें तो अमेजन इसमें नहीं आता। अमेजन के अंतर्गत ग्रासलैंड एरियाज नहीं है, बल्कि यहाँ पर व्यापारिक बागानी कृषि के क्षेत्र हैं। ये कैसी कृषि के क्षेत्र हैं? बागानी कृषि के, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें, केला इत्यादि का उत्पादन होता है। इसमें अफ्रीका के वेल्स, ये भी गेहूं और मक्के के उत्पादन के लिए, गेहूं व मक्का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा, यानी कि ए बी डी सही है। ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर रहेगा। ओके, नेक्स्ट।
भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से आपको यूनेस्को की विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में या नेटवर्क में शामिल को पहचानना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से नंदा देवी की बात करें, सिमलीपाल या नोकरेक और कोल्ड डेजर्ट, आप ये क्लास नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट के अंदर नहीं है। कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को का पार्ट नहीं है। नंदा देवी यूनेस्को है। और क्या दिया हुआ है, नोकरेक की बात करें तो नोकरेक यूनेस्को है, नोकरेक, ठीक। और है सिमलीपाल, ये राज सिमलीपाल, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है, जबकि कोल्ड डेजर्ट इसका पार्ट नहीं है। यानी कि ए, बी और सी इसका उत्तर रहेगा। ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती। हालांकि मैं एक बात कहूं तो ये बहुत ही सिंपली क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक से ही उठाए हुए सवाल है सारे के सारे। कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती। पश्चिम का मतलब क्या है, पश्चिम का मतलब ये है कि जो पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर, यानी कि अरब सागर का के अपाह तंत्र का भाग नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो शरावती की बात करें तो शरावती नदी, ये शरावती नदी है जो कि अरब सागर में गिर रही है। पेरियार नदी, ये रही पेरियार नदी, ये भी गिर रही है। भरतपुंजा नदी, ये भी अरब सागर में गिर रही है। लेकिन स्वर्ण रेखा की बात करें तो ये स्वर्ण रेखा नदी, जो कि ये नदी कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में, जो कि पश्चिम की बजाय पूर्व में जा रही है। ठीक है, स्वर्ण रेखा। एंड नेक्स्ट, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां क्या है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़, ये एनसीईआरटी का मैप है जिसमें आप देखेंगे कि जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ की बात करें तो ये देखिएगा, ये 15 जून की संवर्षा रेखा है और ये 1 जुलाई की। तो ये 15 जून और 1 जुलाई के बीच में चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ का क्षेत्र आता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये 15 जून से 1 जुलाई के बीच में मानसून प्राप्त करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, इनको हम कहेंगे नेट पवनें। क्या बोलेंगे, नेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ओके, तो इसके संबंध में हमें यहां पर बात करनी है कि यह दक्षिणी गोलार्ध में, उपोष्ण दक्षिणी गोलार्ध में हो नहीं सकती, क्योंकि नेट पवनें हमेशा कहां चलेगी, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। तो अब यहां बात आपको उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ही करनी है, तो यहां से इन दोनों पर तो चर्चा करें, इन दोनों को काट लें। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में नेट पवनें कहां हैं, ये हैं उत्तरी गोलार्ध की नेट पवनें। देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, नेट पवनें यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। कहां से आ रही हैं, तो ये देख सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर आ रही है। तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में यह उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर आती है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहां वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग यहां दिए गए हैं जो स्थल रूप, इसमें वॉल्विस कटक, शुंडागर्त, सार्गेशो सागर और मैरियाना ट्रंच। आपको बताना इसमें से कितने अटलांटिक महासागर के भाग है। जैसा कि आप जानते हैं मैरियाना गर्त कहाँ है, ये है प्रशांत महासागर में। ठीक, ये है प्रशांत महासागर में। शुंडागर्त कहाँ है, इंडोनेशिया का शुंडागर्त हिंद महासागर में है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं सार्गेशो सी कहाँ है, सार्गेशो सागर कैरेबियन सी के पास में है। और ये सार्गेशो सागर सार्गेशो प्रकार की वनस्पति को लेकर जाना जाता है। और ये उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत एक खारा सागर है। फिर है वॉल्विस कटक कहाँ है, ये दक्षिण अटलांटिक के अंतर्गत अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, मैं बता देता हूं कहाँ है। ये देखिए, ये है सार्गेशो सागर, सार्गेशो सागर, ये सार्गेशो सागर है। और यहां पर है वॉल्विस कटक, वॉल्विस कटक है। और ये वॉल्विस कटक मध्य अटलांटिक कटक का ही विस्तार है, जो हम इसमें पढ़ते हैं एस आकार का, जो इसका दक्षिणी भाग वॉल्विस कटक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां वॉल्विस कटक है। शुंडागर्त की बात करें तो शुंडागर्त यहां है, हिंद महासागर में है शुंडा,
और यहाँ पर स्पेसिफिक ओशियन में है मेरियाना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसमें से क्या पूछा है, कितने? तो इसमें से हम देखेंगे 2, केवल 2 अटलांटिक ओशियन के पार्ट हैं, वॉल्विस और सार्गेसो। ठीक है। एंड नेक्स्ट है मीथेन उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CH4 यानी मीथेन गैस का उत्सर्जन किन स्रोतों से होता है? तो हम देखते हैं धान की कृषि से यानी चावल की कृषि से होता है, मवेशी और अन्य पशुधन के अपशिष्टों के द्वारा होता है, दीमक के द्वारा भी होता है और अपशिष्ट भराव क्षेत्र के भी द्वारा होता है। अर्थात A, B, C और D इसका उत्तर सही रहेगा। तो ज्योग्राफी के यह प्रश्न थे, यहाँ कंप्लीट होते हैं। मैंने काफ़ी यहाँ पर इसके सोर्स भी लगाए थे, जो कह सकते हैं कि हमने इसको क्लासरूम में इसको ऑफलाइन क्लास में भी अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूँ आप अपना इस प्रश्न पत्र को मिलाइए। और एक मॉडरेट टाइप का पेपर था, और एसएस वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो एसएस वाले इसमें से आसानी से 60 से 65 के बीच में सवाल है वो काट के रख सकते हैं, यानी 60 to 65 इजी गोइंग आप इसमें रख सकते हैं। तो आप कंपटीशन में हैं। आपके अग्रिम प्रश्न पत्र और उज्जवल भविष्य के सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। पेपर का स्तर मैं आपको आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूं। तो देखा जाए तो इसको इतना सरल भी नहीं कह सकते। एक तरह से जो आरपीएससी का लेवल है उस लेवल को इस पेपर में आरपीएससी ने बरकरार रखा है, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए पेपर इतना टफ नहीं था, और जो नहीं पढ़े उनके लिए तो वैसे ही टफ रहेगा। सामान्य तौर पर हम अगर हमारी बात करें, सक्सेस पॉइंट बाड़मेर की बात करें, तो अधिकतर सवाल सारे हमारे नोट्स से मिल जाते हैं। केवल एक सवाल का ऑप्शन है जो सीधे तौर पर हमने कहीं पढ़ा या नहीं, जिसका मैं जिक्र कर दूंगा, बता दूंगा। तो प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया? ये थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को पहले गिरफ्तार करके जयपुर के पास रखा गया, लेकिन दबाव पड़ने के कारण महाराजा को यह निर्णय लेना पड़ा, तत्कालीन महाराजा को, कि यहां रखना खतरे से खाली नहीं है। तो अर्जुन लाल सेठी को वेलोर जेल शिफ्ट किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे? इनमें भूरेलाल बयां, रघुवीर दयाल, वेदपाल त्यागी, नरसिंह कच्छावा। तो हम बात करेंगे रघुवीर दयाल का संबंध बीकानेर से, या नरसिंह कच्छावा का संबंध जोधपुर से, या वेदपाल त्यागी का संबंध बूंदी से है। भूरेलाल बयां का संबंध उदयपुर से है, और ये संयुक्त राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों में मंत्रिमंडल में सदस्य थे। तो उत्तर सही हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? तो अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, और उसके बाद में कांग्रेस ने पहली बार स्थानीय रियासतों को अपना अभिन्न अंग माना था, और उसके बाद में यहां पर प्रजामंडल की परिषदों की स्थापना की गई, जिसमें से मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव भी हरिपुरा अधिवेशन में पास किया गया था, और उसके प्रस्ताव के बाद ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। नेक्स्ट, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? हमने पढ़ाया है, आप देखोगे, हमारे नोट्स भी देखोगे, क्लास भी देखोगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जब 1857 की क्रांति का समाचार मिलता है तो जोधपुर के उस समय के तत्कालीन पीए के द्वारा एजीजे के समर्थन में कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में अश्व सेना भेजी गई थी। तो उत्तर सही हो जाएगा कुशलराज सिंघवी। नेक्स्ट, सभ्यता से गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। कांतली नदी होगा, कांतली नदी। तो पहला गलत है। गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 की जगह 2800 ईस्वी पूर्व है।
2800 ईस्वी पूर्व, तो ये भी ऑप्शंस गलत है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध एवं ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए, ये बात केवल सी सही हो रही है। तो यहां पर उत्तर सही हो जाएगा 3 नंबर, केवल सी सत्य है। नेक्स्ट, निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? किसान आंदोलन, शेखावाटी के किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। हरलाल सिंह थे, नेतराम चौधरी थे, गोविंद राम का अगर बात करें तो एक घटना घटी थी, हनुमानपुरा कांड। हनुमानपुरा कांड, इस कांड में यह घटना जब घटी थी तो कई घर, किसानों के घर जला दिए थे, लगभग 33 घर जला दिए। और जब ये घर जला दिए गए थे, उससे पहले गोविंद राम के नोरे पर बैठक हुई थी, उस नोरे को भी जला दिया गया था। तो ये तीनों उसी से संबंधित है। गोविंद राम का संबंध हनुमानपुरा कांड से है, हरिभाई किंकर का सीधा संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन से कहीं नहीं है। तो हनुमानपुरा कांड में हेरावास के ठाकुर कल्याण सिंह ने, हेरावास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदेश से घर जलाए गए थे। उनमें से जो एक नोरा था वो गोविंद राम का था, जहां पर इन किसान नेताओं की बैठक हो रही थी, तो उसको भी जलाया गया था। नेक्स्ट, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? राजपुताना राइफल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया, सही बात है। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया, बिल्कुल ये भी बात सही है। हेमचंद्र चंगानी, ये हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन इसका तथ्य मैं देता हूं। हेमचंद्र चंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था, ये बात भी सही है, यानी कि तथ्य सभी सही है, 1, 2 और 3 ये हमने पढ़ाया नहीं है। और ये सामान्य तौर पर जो पुस्तकें है राजस्थान की जो चलती है, आधुनिक राजस्थान की, उसमें भी सीधे तौर पर यह सवाल मिला नहीं। यह सवाल वास्तव में 22 नवंबर 1929 को एक खुला पत्र लिखा गया था हेमचंद्र चंगानी के द्वारा लॉर्ड इरविन को, 22 नवंबर 1929 को, और ये एक शोध पत्र है, उसके अंतर्गत ये सवाल मिला है, और उस सवाल को मिला है तो उत्तर सही है। लेकिन सामान्य तौर पर हम जो पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास की किताबें, जहां जहां मोटे तौर पर उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र है नहीं, तो इसका हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन उत्तर आपका सही होगा। किसी ने लगा दिया है ABC, तो उत्तर 3 नंबर सही हो जाएगा। तो ये प्रश्नोत्तर थे राजस्थान के इतिहास, यानी कि आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित। तो लगभग इसमें से केवल एक प्रश्न ऐसा है जिसका एक ऑप्शन जिसको हम कहीं ढूंढ नहीं पाए, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि आमतौर पर हर विद्यार्थी को सीधे तौर पर तो नहीं मिलेगा, तो कहीं किसी से मिल जाए, कहीं अच्छे तरीके से पढ़ा है, कहीं से शोध पत्र मिल गया है, ढूंढा है, तो हो गया होगा। सीधे तौर पर इस सवाल को किसी ने शायद पढ़ा ही नहीं होगा। तो ये थे सवाल। निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे आपके लिए ये पेपर बेहतर रहेगा। धन्यवाद। राजस्थान संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के मैं हाजिर हूँ, और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। उसमें पहला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी को कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सीधा सवाल है, तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। बाला किला अलवर में है, गागरोन किला झालावाड़ में है, नाकोड़ा बालोतरा में है, और करणी माता मंदिर बीकानेर में। तो 1 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राव सुरजनहाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ। राव रतन सिंह के समय की चित्रकला में जहांगीर के काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद की। इसमें ये तीनों ही बातें सही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, A, B और C। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए।
रणथंबोर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। बलबन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया। इसमें बाबूदान जी के द्वारा ए उत्तर को सही बताया गया है। अगला प्रश्न, लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे? सांखला से थे, हड़बू सांखला। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? शाहबाज खान, नकीब खान, कुतुबुद्दीन खान, सुल्तान खान। तो ये उत्तर आपका सही होगा, नकीब खान। क्योंकि जब मानसिंह की नियुक्ति की गई थी प्रताप के विरुद्ध, तो नकीब खान चाहता था कि वो प्रताप के विरुद्ध लड़े, लेकिन वो इसमें कतई पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने युद्ध में जाने से मना कर दिया। ऐसा अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? मिर्जाई। 2 नंबर। अगला, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी को लगता है। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ला सप्तमी को किया जाता है। रणथंबोर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है। इसमें उत्तर आपके सही है, ए और सी। अगला प्रश्न, राजस्थान के घनवाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। इस मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य यंत्र है। इस प्रश्न का उत्तर बाबूदान जी ने जो उत्तर बताया है वो आपके है ए और बी। ए और बी, क्योंकि संस्कृति बाबूदान जी पढ़ाते आज उपस्थित नहीं थे तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। ए और बी सही माना है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रामसनी संप्रदाय की शाखा रामद्वारा संस्थापक संत सही सुमेलित नहीं है? रैण दरियाव जी वाला, ये सुमेलित नहीं है। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? ये कुंभलगढ़। 25 नंबर का उत्तर आपके सही होगा। अगला, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछवाहा। नेक्स्ट, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिठू मेहा से संबंधित नहीं है? यह उत्तर आपके होगा 1 नंबर, झूलना दीवान प्रताप सिंह का। यह माला सांदू की रचना है, माला सांदू। बाकी तीनों रचनाएं मेहा जी बिठू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बस ये आज के राजस्थान संस्कृति से और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे उसका सॉल्यूशन कराया, निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी रहेगा।